सभी लोग क्वेश्चन को लगाइए प्लीज, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। ये साइंस का टेस्ट है, आप सभी लोग जानते हैं, इसमें टोटल जो होगा 75 क्वेश्चन होगा आपको। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। दे रहा है कि 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 10 केजी वस्तुओं का संवेग बराबर है, तो निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक किसका वेग होगा ये आपको बताना है। सभी लोग आप क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि बात करेंगे तो ज्यादा समय होगा। सबको गुड इवनिंग है, सबको 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 प्रणाम है। हाँ चलिए चलिए क्वेश्चन हम लगाते हैं अब। हाँ सबको आशीर्वाद है, सबको बढ़िया से क्वेश्चन लगाने शुरू कीजिए प्लीज। ये क्या है, देखिए समझिए कैसे गलत होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, संवेग जो है बराबर है, सभी का संवेग बराबर है। ये सभी जो पिंड है जो आपको द्रव्यमान दिया है बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर होता क्या है। संवेग बराबर होता है, क्या होता है, एक तो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। यानी कि हम पूछे मोमेंटम बराबर क्या होता है, पी बराबर अगर इंग्लिश में लिखे तो मास इंटू वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि सभी का जो है अलग अलग दिया हुआ है, मास सभी का अलग दिया हुआ है, लेकिन संवेग बराबर कर दे रहा है। तो हाइपोथेटिकली मान के चलिए कि ये अगर संवेग बराबर होगा, और वेग देखिएगा यहां से, देखिए यहां से वेग यहां पर दिया है, मास यहां पर दिया है। अगर हम यहां पर 10 वाला रखते हैं और इसको वेग निकालते हैं तो ये p/10 हो जाएगा। यानी p कुछ भी रहेगा, सबके लिए p बराबर है, तो ये 0.1 आ जाएगा। लेकिन वही हम अगर 3 केजी रखते हैं, यहाँ पर मास 3 यानी तीसरा पिंड जो 3 केजी का है ये वाला पिंड, तो ये आ जाएगा 0.33। वही 2 केजी वाला रखते हैं तो आ जाएगा 0.5, और वही 1 केजी वाला रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 केजी रखेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी वेलोसिटी जो हो जाएगा 1 केजी वाला का सबसे अधिक होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी वेलोसिटी जो होगा 1 केजी वाला का सबसे अधिक होगा। ठीक, नहीं नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन लगाइए, सभी लोगों के लिए है, लगाइए क्वेश्चन। ये जो हो गया, आप लोग समझ गए ना जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो P बराबर क्या होता है, mv होता है, यानी संवेग का फॉर्मूला, इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा। ठीक, तो इस सबसे अधिक किसका हो जाएगा, आपका डी का। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछता, यही चारों ऑप्शन देता और इसमें पूछता जड़त्व, जड़त्व किसका अधिक है, यानी मैक्सिमम जड़त्व किसका है, तो मैक्सिमम जड़त्व उसका होता है जिसका द्रव्यमान मैक्सिमम होता है। यानी जड़त्व सबसे अधिक किसका हो जाएगा, 10 केजी वाला का हो जाएगा। तो क्वेश्चन घुमा घुमा कर कुछ भी दे, आपको आराम से क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी का एक इकाई नहीं है। सो इसमें से बताना है कौन सी दूरी की इकाई नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें से कौन से, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का इकाई है। लॉन्ग सेक जो है ये दूरी की इकाई नहीं है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉन्ग सेक जो हो जाएगा दूरी की इकाई नहीं होगा, इसके आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 लाइट ईयर, यानी 1 लाइट ईयर को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा जाता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। यानी कि दूरी की ये इकाई है, और एक आपको लाइट ईयर में जो होता है ये 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर लाइट की स्पीड अगर पूछे तो वो क्या होता है, 3 इंटू 10 के पावर 5 दे किलोमीटर में देगा, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड में होता है। तो और अगर मीटर में दे तो मीटर में भी इसे हम लिख सकते हैं बराबर यहाँ पर कर कर 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे पूछे तो आप लगा लीजिएगा। खगोलीय इकाई क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होता है उसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई। और ये खगोलीय इकाई कितना होता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, हमारे और सूरज के बीच में समांतर जो दूरी माना गया है ये 14 करोड़ 14 करोड़ 98 लाख माना गया है। ये एक एवरेज माना, हम सन और पृथ्वी बीच की दूरी जो है ये है। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि तो इसे हम लोग मीटर में देखें पावर में तो क्या हो जाएगा, यानी एक खगोलीय इकाई सन और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं इस रूप में। एक सेम, दोनों दोनों सेम ही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि पार्सेक किसका इकाई होता है, ये भी दूरी का इकाई होता है। जो दो तारों के बीच की दूरी मापा जाता है वो पार्सेक द्वारा मापा जाता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। या पृथ्वी और अन्य तारों के बीच में, सूरज नहीं अन्य तारों के बीच की भी दूरी में ही पार्सेक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दूर के सबसे बड़ी इकाई है। क्योंकि पार्सेक जो होता है
ये होता है आपको 3.26 लाइट ईयर के बराबर। 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर पार्सेक का सिर्फ दे दे कि एक पार्सेक बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। ठीक, जो कि कितना होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो सबसे बड़ा इकाई हो जाएगा दूरी का पार्सेक हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो यहाँ पर सभी डिटेल्स लिखा हुआ है, यानी एक एक डिटेल्स में लिख दिया हूं जो भी आपको बता रहा हूं, तो आपको सोल्यूशन में सब मिलेगा। जहां ये पीडीएफ वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन 3 देखिए, किस भौतिक मात्रा को 9 अगस्त 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था? सो आप लोग जानते हैं कि अभी ओपेनहाइमर मूवी भी आया था, सीरीज आया था। सो ओपेनहाइमर के ही देख रेख में परमाणु बम विकसित किया गया था, यानी विकास किया गया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो गिराया गया था सबसे पहले, वो गिराया गया था 6 अगस्त को परमाणु बम, जो कि नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, 1945 में गिराया गया था। तो पूछिए ये कहाँ गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहां पर? हिरोशिमा पर। और इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। तो 6 अगस्त वाला में हम लोग क्या करेंगे, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था 6 अगस्त वाला में। और लेकिन 9 अगस्त को इसका नाम था लिटिल बॉय, यानी कि छोटा लड़का लिटिल बॉय। और फैटमैन नामक जो बम गिराए गए थे वो नागासाकी पर गिराया गया था। ये भी जापान का ही शहर है। और ये गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसके बाद जापान आत्मसमर्पण कर देता है। और इसमें जो इस्तेमाल किया गया था, इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, ये याद रखिएगा, इसमें क्या किया गया था, प्लूटोनियम का। और प्लूटोनियम के परमाणु द्रव्यमान कितना है, 239 होता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक, दोनों। और यूरेनियम का आपको सबसे पहले 6 अगस्त को इस्तेमाल किया गया था। सो सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी डिटेल्स में लिख दिया हूं। क्वेश्चन 4 देखिए। हाँ 4, परमाणु भार को अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? देखो कोई भी चीज का परमाणु भार निकालना है तो एक तो एएमयू में निकाला जाता है, लेकिन अगर आपको किसी तत्व के परिप्रेक्ष्य में दे दे या किसी परमाणु के, तो उसको कैसे आप निकालिएगा? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का अलग अलग समस्थानिक भी होता है। और कार्बन का आप देखो कि C12 द्वारा, यानी कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो अगर किसी का द्रव्यमान निकालना है तो उसका 1/12 कर दीजिए, यानी 1/12 से भी निकाल सकते हैं, या हाइड्रोजन से भी, हाइड्रोजन का एक होता है तो हाइड्रोजन से भी कंपेयर कर कर निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जानते जानते हो पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्बन ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। कार्बन बहुत से आपको संयुग बंध बना लेता है। ठीक, बहुत से तत्वों के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? ये बताना है इसमें से कौन से विद्युत के अचुंबकीय है। देखो चुंबकत्व के आधार पर जो पदार्थों को बांटा गया है, चुंबकीय, अचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। सभी को गुड इवनिंग है, सभी क्वेश्चन लगाइए। आप गुड इवनिंग मत कीजिए, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, बीच में डिस्टरबेंस होता है, प्लीज आप लोग बात समझिए। क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है डेली, तो मैं बात किसी से नहीं कर सकता, तो आप लोग समझिए। लास्ट में मैं आप लोग को समय दूंगा, हर एक बात लूंगा। ठीक, निम्नलिखित में से विद्युत अचुंबकीय है, इसमें से निकेल है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, तांबा है। ठीक, हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि अचुंबकीय मतलब क्या होता है, जो चुंबक से दूर दूर भागे। अचुंबकीय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो अचुंबकीय इसमें से कौन हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तांबा हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ये क्या होता है, ये क्या होता है, अचुंबकीय होता है। चांदी हो जाएगा। ये क्या होता है, अचुंबकीय होता है। क्योंकि ये चुंबक के ध्रुवों के बीच में ले जाओगे ना, चुंबक के मान लो ये चुंबक हो गया, ये चुंबक इसका उत्तरी ध्रुव मान लो, ये दक्षिणी ध्रुव, इसके ध्रुव के पास ले जाओगे तब पर भी ये प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, अचुंबकीय है। और अगर हम चुंबक के पास भी ले जाते हैं तो ये थोड़ा सा प्रतिकर्षित करता है। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है पर जो क्लास हुआ था सुबह ही हम क्लास ले लिए थे। ठीक, अगर कोई क्लास नहीं करा तो इसका मतलब वो सो रहा था। टेलीग्राम पर मैंने जानकारी दे दिया था कि सुबह आप क्लास, आपका टाइम जो है 10:15 पर, जो पहले वाला टाइम था वही टाइम हो गया है। ठीक, तो आपका क्लास हुआ है। ठीक, ये आपको नहीं बोलना चाहिए। और रहा बात टारगेट वाला का बात, तो आज को तो उसका छुट्टी भी हो गया, पटना में सभी इंस्टीट्यूट आपको बंद हो गया लगभग, देखिएगा तो, क्योंकि सरस्वती पूजा है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगर आपको चुंबकीय पदार्थ पूछे तो ये तीनों चुंबकीय पदार्थ है। हाँ, चुंबकीय पदार्थ पूछे तो ये तीनों है। अगर हम चुंबकत्व के आधार पर देखें तो सभी हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि प्रतिचुंबकीय किसे कहा जाता है। वे पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरों के निकट लाए जाने पर
हल्के से प्रतिकर्षित मतलब कि दूर भागे, ठीक, या चुंबक क्षेत्र के विपरीत दिशा में चले जाए रखने पर। ऐसे आपको चुंबक जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का, जैसे चांदी, सोना, हाइड्रोजन, बिस्मथ, नाइट्रोजन, जस्ता, नमक, तांबा, ये सब प्रतिचुंबकीय है। अनुचुंबकीय में क्या होता है? अनुचुंबकीय में थोड़ा से आकर्षित होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ले जाओगे या चुंबकीय ध्रुव की तरफ, तो उसके दिशा में थोड़ा से आकर्षित होता है, ठीक, थोड़ा से, बात ध्यान में रखना। और ये क्या होता है? आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित नहीं, इसे भी याद रखिए। या चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखते हैं तब पर भी थोड़ा सा उसके क्षेत्र में आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित नहीं। प्रतिकर्षित अचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक। ये थोड़ा से, ये बीच बीचवा है, यानी कि अनुचुंबकीय क्या है? ये बीच वाला पदार्थ है, थोड़ा से विचलित होता है। तो यहाँ पर आपको देखोगे कि इसका उदाहरण देखोगे तो क्वेश्चन पूछता है, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा कोई ना कोई सेट में मैं कराऊंगा। इसके उदाहरण में देखो, प्लेटिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन के बारे में देता है कि ऑक्सीजन कौन सा है तो प्रतिचुंबकीय है, या इनमें से कौन से प्रतिचुंबकीय है? ऑक्सीजन, इसे याद रखिएगा। अब लौह चुंबकीय तो तुम लोग जानते हो कि जो कि चुंबक के क्षेत्र में लाया जाए तो उसके तरफ ही आपको प्रतिकर्षित आकर्षित हो जाए, एक विचलित हो जाए चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ही। तो लौह चुंबकीय में आपको ये चीज, आपको इसमें क्या बताना है? ये तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लो, आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, निकेल हुआ, ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक। आगे देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ, चलो इसे लगाओ। तो ये क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति किसी 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान है, ठीक, चारों ओर एक चक्कर पूरा किया तो व्यक्ति द्वारा कुल कितना विस्थापन हुआ? व्यक्ति द्वारा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है? क्वेश्चन लगाओ। ये क्या तुम अपने में बात करने लगते हो? ना समझ में आता है तुम लोगों को, यार हद इंसान हो गए हो तुम लोग, इतना मेहनत कर 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 क्वेश्चन लाया जा रहा है और तुम लोग अपने में बात कर रहे हो। अरे पढ़ाई कर लो, आंसर लगाओ, क्या इसमें बात करने से क्या मिल जाएगा तुमको? हमको ना समझ में आ रहा है। अरे लास्ट में बोले ना बात करेंगे, तो मान लो ये व्यक्ति यहाँ पर ए बी सी डी, मान लो ये सी डी, ऐसे ही मान लो, यहाँ सी लिखा जाता है, यहाँ बी डी, लेकिन ऐसे मान लो, ठीक। चलो सही लिख देते हैं, ना तो बाद में कहोगे सर जी गलत लिखती है। चलो, मान लो यहाँ पर हो गया आपका, ये रहा आपका सी और ये रहा डी, ठीक। सो आपको पता है कि यहां से अगर व्यक्ति चलेगा, फिर तय करेगा, फिर वही जगह यहाँ पर आ जाएगा, दूरी कितना तय हुआ? दूरी अगर पूछे 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी पूछे तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर यानी 400 मीटर दूरी पूछे, ध्यान में रखना, दूरी पूछे 400 मीटर हो जाएगा। लेकिन यही विस्थापन पूछे, विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो तुमने चला है, यानी जो पॉइंट मान रहे हो, तो यहीं पर से चला, यहीं पर पहुंच गया, तो कहां न्यूनतम दूरी रहा? जीरो रहा। यानी कि अगर हम विस्थापन देखें तो जीरो हो जाएगा। वही देखोगे कि दूरी जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, वही वेक्टर देखोगे कि सदिश राशि होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम यही बोलते कि ए से एक व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया 100 मीटर, फिर वो बी पॉइंट पर बी से सी पॉइंट पर गया 100 मीटर, तो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये दूरी जो हो जाएगा, ये और ये जोड़ दो, दूरी हो जाएगा, और इससे भी आपको जोड़ सकते हो अगर इस राह पर चला है तो, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये दोनों पॉइंट हो जाएगा। तो वैसे आपको पता होना चाहिए, समझदार हो गए, पता होगा। क्वेश्चन नंबर समय लगाओ। निम्न प्रागम्य शक्ति किरण कौन सी है? निम्नतम प्रागम्य शक्ति, दो ही क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन यहां से बनता है। सो निम्नतम प्रागम्य शक्ति इसमें से कौन सी है? आप लोग जानते हो कि जो 83 होते हैं, यानी कि 82 से ऊपर, परमाणु संख्या 82 से ऊपर वाले जितने भी तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके अल्फा, बीटा, गामा, सॉरी, जो गामा होता है ये आपको बाहर निकलने लगता है, ठीक। एक मिनट, हाँ, गामा बाहर निकलने लगता है। सो हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम प्रागम्य शक्ति किसमें होता है, तो इसमें किसमें होता है निम्नतम प्रागम्य शक्ति? आप अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरण, तो यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, न्यूनतम भेदन क्षमता भी इसे लिख सकते हो। न्यूनतम भेदन, भेदन मतलब किसी को भेद करना नहीं बोलते, उसको भेद कर देगा। क्षमता भी बोल सकते हो किसमें है, तो ये हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण में निम्नतम प्रागम्य शक्ति है। तो यहां से पूछे कि मैक्सिमम किसमें है, तो गामा किरण में है मैक्सिमम, ठीक। मैक्सिमम किसमें है, तो गामा किरण में है मैक्सिमम, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर यही आपसे पूछे कि बढ़ते हुए क्रम में बताओ कौन सा है, तो बढ़ते हुए क्रम में आप देखोगे गामा है सबसे अधिक, उसके बाद बीटा है,
सबसे अधिक, उसके बाद आता है अल्फा आपका आता है, ठीक। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है, ठीक। यानी परगम्य शक्ति या भेदन क्षमता के अनुसार सबसे अधिक होगा आपका अल्फा, फिर उसके बाद बीटा, मतलब कम थोड़ा से, और आपको सबसे अधिक गामा होगा, उसके से कम बीटा, और उससे सबसे कम हो जाएगा अल्फा। इसका आंसर न्यूनतम परगम्य समति अल्फा। और आपको और एक क्वेश्चन आगे मैं लिया हूं, तो रेडियो एक्टिव पर उसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर सभी चीज वही है कि सबसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको है कि अल्फा किरण की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है। गामा किरण की खोज जो किया गया था, ये पॉल बिलार्ड द्वारा किया गया था। इसे याद रखना वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि पूछ सकता है। कोई इस पर चार्ज नहीं होता है गामा किरण पर, एकदम वीवीआई क्वेश्चन इसे लिख लो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा आएगा। पॉल बिलार्ड ने आपको किसका खोज किया था? गामा किरण की खोज किया था। अगर पूछे अल्फा का बीटा का किसने खोज किया था, सो रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, इसे भी याद रखिएगा, ठीक। रदरफोर्ड ने किया था अल्फा बीटा का, लेकिन गामा का किया था पॉल बिलार्ड। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? आराम से लगा लो। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? जहां से फैक्ट होगा वहां पर एकदम फैक्ट बताया जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो लगाओ क्वेश्चन। बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल वह पदार्थ है, क्या होता है अम्ल? एक बात ध्यान रखना, खट्टा होता है, इसे एसिड बोला जाता है। ये क्या करता है? आपको नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र लाइकेन से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, ये एकदम सही है, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है। जल में एच आयन प्रदान करता है, घुलने पर जल में एच आयन प्रदान करता है। और वही आपको अगर क्षार होगा तो OH माइनस देगा, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्षार होगा तो। ये प्रोटॉन भी प्रदान करता है, एक प्रोटॉन प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, प्रोटॉन को प्रदान करता है, जल में H प्लस आयन देता है। ये सभी परिभाषाएं जो है ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, अलग अलग वैज्ञानिक द्वारा दिया हुआ। सो इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। और नीचे की तरफ देख लो, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है अम्ल का, ये होता है 7 से कम। 7 से कम होता है अम्ल का पीएच वैल्यू, और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, उदासीन होगा तो 7 हो जाएगा। अर्नियस परिभाषा के अनुसार अम्ल ऐसा पदार्थ है जो कि प्रोटॉन प्रदान करता है। क्या होता है? प्रोटॉन प्रदान करता है, ठीक। अम्ल अरेनियस के अनुसार। और ब्रांस्टेड लोरी की परिभाषा के अनुसार अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में एच आयन देता है, ठीक। और लुइस की परिभाषा के अनुसार अम्ल एक कुछ ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन के एक युग्म को स्वीकार कर लेता है। तो तीनों वैज्ञानिक के अनुसार जो को परिभाषा लिखकर यहाँ पर लिख दिया गया है। क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमिलित है? ये बताइए, इसमें से कौन से सही सुमिलित है? इसमें से कौन से? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की सही बात है, अ, सभी सही है। अल्फ्रेड नोबल ने देखोगे आपको डायनामाइट का 1867-68 में देखोगे डायनामाइट का खोज किए थे अल्फ्रेड नोबल ने, ठीक। डायनामाइट, ये सही बात है। चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत को दिया था, ये भी सही बात है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था, ये भी सही बात है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था 1902 के समय में, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार इसलिए मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1903 में। भौतिक के लिए भी इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, डी हो जाएगा यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का मोचन किसके रूपांतरण के कारण होता है? तो किसके रूपांतरण? परमाणु विस्फोट जो होता है, एक तो देखो दो परमाणु विस्फोट होते हैं जो हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें नियंत्रित करते हैं, क्योंकि अनियंत्रित होगा तो विस्फोट हो जाएगा तो सब अगल बगल के लोग झुलस जाएगा, मर जाएगा, बहुत तबाही मच जाएगा, ठीक। इसलिए हम लोग, लेकिन जो विनाश करने के लिए ही बनाया जाता है, जो किसी को डराने के लिए, किसी को तबाह करने के लिए, उसमें नियंत्रित क्यों किया जाए? अनियंत्रित कर देता है आदमी। कभी भी हाइड्रोजन बम पूछे तो अनियंत्रित संलयन, हाइड्रोजन बम पूछे तो, परमाणु बम पूछे तो अनियंत्रित विखंडन, वही हाइड्रोजन भट्टी पूछे ईंधन के लिए जो इस्तेमाल होता है वो नियंत्रित संलयन, और वही परमाणु भट्टी पूछे जिसमें परमाणु का इस्तेमाल होता है वो भी नियंत्रित संलयन पर होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा मोचन किसके रूपांतरण के कारण होता है? सो ये जो होता है नाभिकीय ऊर्जा जो होता है ये किसमें बदल जाता है? उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। तो 11 का आंसर लगाइए। चलो ठीक है, सभी लोग सही लगा रहे हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, ये सभी चीज दिया है कि प्लूटोनियम यहाँ पर देख सकते हो उसकी
प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है और प्लूटोनियम का, थोरियम का, ये सभी का इस्तेमाल किया जाता है परमाणु भट्टी में विखंडन कराने के लिए। यानी इसका जो नाभिक होता है बड़ा होता है, इसको विखंडित करने पर ऊर्जा निकलता है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि थोरियम कहाँ मिलता है, तो मोनोजाइट जो केरल वाला बालू वाला क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर यूरेनियम जादूगोड़ा झारखंड में मिलता है, लेकिन यूरेनियम सबसे अधिक कजाकिस्तान में मिलता है, उसके बाद कनाडा में मिलता है, ठीक। और यूरेनियम जो असल में मिलता है वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, यूरेनियम 238। ये जो होता है 235, 238, 238 का द्रव्यमान है, इसको इनरिचमेंट किया जाता है, शुद्धिकरण, तो यूरेनियम 235 बनाया जाता है और इसी से ईंधन बनाया जाता है या परमाणु बम बनाया जाता है, ठीक। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से देखो क्या है, एक मिनट, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है। अगर हम कोई बर्फ लेते हैं उसके चारों तरफ देखोगे पुआल भी डाल देते हैं, या आपको जो भूसा होता है, भूसी होता है, या आप देखोगे शादी विवाह में जब हम लोग के यहाँ होता है गांव में, तो बर्फ कहाँ रखा जाएगा, वो पिघल जाएगा, इसलिए ऊपर से जूट का बोरा डाल दिया जाता है और उसको भूसा वाला घर में ले जाकर रख दिया जाता है। क्यों भैया, क्योंकि उसके ऊपर से वही चीज से ढका जाता है जो कि क्या होता है, वो उसको पिघला ना पाए, यानी कि उष्मा का कुचालक हो, अंदर उष्मा ना जाने दे और अंदर से बाहर ना आने दे। तो बुरादा जो होता है ये क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है और इसलिए बाहर से उष्मा अंदर ना जा पाता है, इसलिए अंदर अपना वो जैसे है कि तैसे पड़ा रहता है। इसके आंसर क्या होता है आपका, सी हो जाएगा, सी। वैसे आपको बर्फ में नमक भी मिला दो तो जल्दी से वो नहीं पिघलता है, यानी बर्फ बर्फ में अशुद्धि मिलाओ तो जल्दी से नहीं पिघलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, वार्षिक एनुअल रिंग्स जो होता है इसका क्या अध्ययन, आप देखोगे कहोगे कि ये सर कहाँ होता है। एक तो रिंग्स हम देखते हैं गाय भैंस के जो सींग होता है उसमें, उससे एज उनका पता चल जाता है, दांत से भी पता चल जाता है गाय भैंस का। और एक पेड़ में देखोगे, पेड़ में भी रिंग आपको ऐसे ऐसे आ जाते हैं, बड़ा बड़ा पेड़ में देखोगे रिंग आपको आ जाते हैं ऐसे ऐसे, तो वो रिंगों से ही पता चल जाता है। तो वार्षिक वलयों की जो अध्ययन कहलाता है, ये क्या कहलाता है। डेंड्रोलॉजी में हम लोग झाड़ियों का अध्ययन देखते हैं। चलिए ये आंसर लगाओ, ये क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी, यानी समय के अनुसार जो घटना घटता है उसे क्रोनोलॉजी कहा जाता है, समय के अनुसार। तो इसका हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एक वार्षिक वलयों का अध्ययन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जो अध्ययन है झट से देख लो, ओबेरी कल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान है, अर्बोकल्चर, अर्बोरी कल्चर, ठीक। आर्कोलॉजी में पुरातत्व, आर्कोलॉजी आप जानते हो उसमें पुरातत्व के। ऑर्थोपेडिक्स में अस्थि उपचार, इकोलॉजी में जीव और पर्यावरण के बीच में संबंध है। एथनोलॉजी में विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और एथनोग्राफी जब करे तो विशिष्ट संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। एथोलॉजी में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ में जो जरूरी है एग्जाम में पूछता है वो उसे देख लो। एथोलॉजी, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। इको देखो, इको जो इको मैंने क्या होता है, जब आपको आवाज बार बार लड़के आता है तो इकोस्टिक्स में आपको ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है या मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो माने हड्डी होता है, यानी ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स में प्रकाश के, ऑप्टिक्स चैप्टर है ना तुमको, 9th और 10th में है चैप्टर, 12th में है चैप्टर। सो ऑप्टिक्स में प्रकाश के अध्ययन किया जाता है, प्रकाश के जो भी व्यवहार है। ओलिवो कल्चर में जैतून का आपको देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियो किसको बोला जाता है, दिल को बोला जाता है, ठीक। यानी कार्डियोलॉजी में किसका, हृदय का यानी दिल का को अध्ययन किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी में झाड़ी और पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कास्मोबायोलॉजी में अंतरिक्ष में जीवन संभावना है, ठीक। जेरेंटोलॉजी जब उम्र बढ़ता है तो उनके साथ साथ क्या परिवर्तन आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक, संरचनात्मक, शारीरिक परिवर्तन सभी अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में हेमटो माने क्या होता है, हेमटोलॉजी माने आपको खून होता है, तो हेमेटोलॉजी में आपको क्या है, खून संबंधी अध्ययन किया जाता है। हेप्टोलॉजी में लीवर का अध्ययन, हेप्टोलॉजी में क्या होता है, लीवर का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में पानी में जो है पौधा उगाया जाता है बिना मिट्टी का, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। स्टोलॉजी में मछली और इसकी संस्कृति अध्ययन किया जाता है। ओडेंटोलॉजी में दांत का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन्स और तंत्रिका तंत्र के, और आपको नेफ्रोलॉजी में नेफ्रॉन यानी किडनी का अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो ये सब आपको क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा। अब जल्दी से रिवीजन करा दिया, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आराम से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये किसके निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा से आप देखोगे मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, और ये किसके समीप में स्थित है ये आपको बताना है, श्रीहरिकोटा। चलो लगाओ,
तो आप जानते हो कि भारत में देखोगे एक आपको झील पड़ता है, यहाँ पर देखो कि झील पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों क्षेत्र, आपको सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में इसका क्षेत्र पड़ता है। इसका नाम है लैगून झील, पुलिकट पुलिकट झील है, और यहाँ से आप देखोगे यहीं पर श्रीहरिकोटा स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो पौधे क्या कहलाते हैं जिसमें पुष्प ना होते हैं, यानी कि पत्ता होगा, तना होगा, जड़ होगा, लेकिन पुष्प नहीं होगा। ये बताओ इसमें से वो कौन पौधे होते हैं जो कि पुष्पे ना बनते हैं? ये कौन से होते हैं? इन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। और क्रिप्टोगेम्स तुम लोग आम भाषा में फर्न देख लेते हो, सवाल, ये सब क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, तो इसके आंसर सी हो जाएगा। क्रिप्टोगेम्स एक ऐसा समूह है जिसमें कम उन्नत पौधे शामिल होते हैं जो कि फूल रहित और बीज रहित होते हैं। फूल भी नहीं होता है, बीज भी नहीं होता है। उनके पास छिपी हुई प्रजनन संरचनाएं होती हैं। अब इसके उदाहरण तुम देख लो, यहाँ पर लिख दिया गया है, सवाल है, लाइकेन है, सवाल है, लाइकेन है, मोन्स है, फर्न है, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, इसमें आपको क्या है, फूल नहीं बनता है और बीज भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। सो भू स्थिर उपग्रह घूमता है, आप लोग जानते हो ये कैसे घूमता है? सबसे पहले ये कितनी ऊंचाई पर घूमता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। कैसे घूमता है? तो ये घूमता है वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ईस्ट, आप पूछोगे वेस्ट टू ईस्ट कैसे सर जी? तो पश्चिम से पूरब। क्यों भैया? तो पश्चिम से पूरब ही हमारा पृथ्वी घूमता है। ये देखोगे एक जगह स्थिर है, यानी एक ऊंचाई पर स्थित है, और जैसे जैसे पृथ्वी घूमता है वैसे वैसे ये भी घूमते रहता है। ठीक, लेकिन एक ऊंचाई पर है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन था ये। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि प्रकाश होता है ना, ये आयाधायद नहीं। मान लो ऊपर क्या है, ऊपर ऑक्सीजन मतलब है, यानी हवा आप देख सकते हो जैसे हम लोग है, और नीचे पानी, मान लो पानी है, पानी है। तो आप देखोगे जितना स्पीड से वो आएगा और यहां पर पड़ेगा प्रकाश, तो ये अभिलंब हो गया। ठीक, तो इसको तो अगर बाय द वे देखो परावर्तन होगा तो वो तो ऐसे ही पड़ेगा, यहां से निकल जाएगा अभिलंब से। ये अभिलंब जो है, यानी कि आपतित किरण आई और आर परिवर्तित किरण बराबर हो जाता है। ये परावर्तन के नियम के, और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये परिवर्तन के नियम है। ठीक, बट अगर हम अपवर्तन में देखते हैं तो क्या होता है, इसमें विचलित होता है। और जो ये प्रकाश आ रहा है ये क्या है, आता है, और पानी देखो, पानी क्या हो गया? पानी हो गया डेंसर मीडियम अकॉर्डिंग टू एयर। एयर क्या है? एयर रेयर मीडियम है, यानी हल्का मीडियम कह सकते हो। और जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसे डेंसर कहा जाता है ना, बोले बड़ा डेंस इलाका भाई, यानी कि ज्यादा लोग वहां पर बढ़, इसलिए डेंसर बोला जाता है। ठीक, तो ये रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो ये क्या करता है, इसका स्पीड कम होता है और ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कहां पर? सो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी कि अभिलंब जो है ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर टिल्टेड हो जाएगा। समझ में आया? और यही जब पानी से प्रकाश निकलेगा, तो पानी से जब देखोगे, पानी से ऊपर की तरफ देखोगे तो वो अभिलंब से थोड़ा दूर भागेगा। तो क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, इसलिए तो कोई भी चीज टिमटिमाटा टिमटिमाटा हुआ दिखाई देता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। तारे टिमटिमाना, कोई भी चीज सेम स्थिति में नहीं दिखना, यानी कि वो सिक्का डालो तो ऊपर दिखाई देता है, छत डालो तो टेढ़ा दिखाई देता है। ये क्या होता है? ये अपवर्तन के नियम होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये सभी चीज आपको यहाँ पर लिख दिया गया है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो है ये तमिलनाडु में है, चेन्नई में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी, चेन्नई तमिलनाडु। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित रहती है। इसमें से क्या अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति, आयाम, तरंगधर, लाल चाल, माफ करना चाल दिया हुआ है। एक तो बताओ इसमें क्या बदलते रहता नहीं है? चलो लगाओ सभी लोग क्वेश्चन। 19 का आंसर लगाओ। देखो, एक बार याद रखना कि ध्वनि जो है ये अनुधर तरंग है। सो मीडियम की जरूरत होगा इसे, मीडियम की जरूरत होगा तो इसमें आयाम तरंगधर चाल बदल जाता है। मीडियम बदलते ही चाल, जैसे कि सॉलिड में ज्यादा इसका चाल है, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम गैस में चाल है, और निर्वात में तो ध्वनि चल में ना करता है। सो हमको बात कर रहा है ध्वनि तरंग के बारे में। और ये जब भी उत्पन्न होता है, यार मान लो हम बोल रहे हैं ना, सो उसका पैरेलल चलता है।
जैसे नाग अपना फन लेकर मानता है ना पैरेलल एकदम हो देनी तुम्हारे को देखकर, वैसे ये भी चलता है। मानो यहाँ से तुम्हारा मुंह हो गया और यहाँ से बोल रहे हो तो ये आपको पैरेलल चलता है, ठीक, पैरेलल। इससे जो पैरेलल चलेगा यानी एक प्रकार की ये भी एनर्जी है, तो समानांतर इसे ही तो बोला जाता है रे बुड़बक, समानांतर चल रहा है, ठीक। तो ये जब चलेगा ध्वनि तरंग तो आपको जो भी इसका उद्गम का स्थल होगा उसका पैरेलल चलता है, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग का तो आपको कैसे चलता है, ऐसे आपको ऊपर नीचे यानी कि लंबवत गति से चलता है, ठीक। इसे याद रखिएगा, दोनों पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। इसमें आवृत्ति कभी नहीं आपको ये चीज परिवर्तित होती है, बाकी तीनों परिवर्तित हो जाते हैं, आवृत्ति कभी नहीं परिवर्तित होती है। ध्वनि जो भी आपको मीडियम बदलता है, तो 19 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु किसे कहा जाता है, जिस पर पानी उबलने लगे। हिमांक बिंदु किसे कहा जाता है, जिसके नीचे या जिस पर आपको बर्फ जम जाए, यानी बर्फ हो जाए, हिम हो जाए, हिम माने हिमांक होता है, हिम माने बर्फ होता है, तो हिमांक बिंदु हो गया जिस पर बर्फ जम जाए। अब ये देखो जब पानी में साधारण नमक हम मिलाते हैं, ओबीसी सी बात है भैया, सब भी देखोगे कुकर में हम लोग क्या करते हैं, साधारण नमक को मिला देते हैं, पानी की बात कर रहे हैं, बर्फ की नहीं बात कर रहा है, ठीक। तो क्या होता है, किस लिए मिलाया जाता है कि जल्दी से उबलने लगे, यानी जल्दी से क्वथनांक हो। सो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी। क्या लगा रहे हो तुम, उल बुल मत लगाया करो, हाँ। और हिमांक क्या होगा भाई, घट जाएगा। जब क्वथनांक बढ़ेगा तो हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा, यानी जल्दी से जमेगा नहीं बुड़बक, हिमांक माने जल्दी से जमेगा नहीं, घटना मतलब कि जल्दी से नहीं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। हाँ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये देख लो क्वेश्चन लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और तुम लोग लगाओ, डरना मत, इसे सही लगाना, ठीक। मैं देख रहा हूँ तुम लोग आंसर क्या लगा रहे हो, ठीक। इसके आंसर बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर लगाओ सभी लोग। मैं देख रहा हूँ आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ कौन सही लगा रहा है, सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 19 का लगाइए। सर जी सी होगा, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा, पहले आप लोग लगाओ, सभी लोग लगाओ। सर ये टाइम चेंज कीजिए, मुझे खाना बनाना पड़ता है। अरे तो खाना तो हमको भी बनाना पड़ता है ना, तो हमने कभी तुम लोगों को बोला है टाइम चेंज करने के लिए। अरे हम तो 12 बजे रात को भी खाना बनाते हैं, तो हमको भी तो खाना बनाना होता है ना, तो हम तो नहीं बोले टाइम चेंज करने के लिए। अब ठीक है, हम जान रहे हैं, तो क्या करोगे भाई, जब समय मिलेगा तभी तो कराएंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए समानता अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है, कोई इसमें दिक्कतें ना है। फिर देखते हैं, इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और इसीलिए हम लोग लेंस अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, वो पीछे खींचकर रेटिना पर प्रतिबिंब लाकर बनाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, नहीं, दूर की वस्तुएं दूर दृष्टि दोष वाले को दिखाई देता है। यहां पर क्या होगा, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, यही तो खासियत है, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, यानी निकट के दिखाई देगा, दूर के नहीं दिखाई देगा, निकट दृष्टि में। मायोपिया कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है दूर दृष्टि को, यानी दूर का दिखाई देगा, नजदीक का नहीं। तो ये जो हो जाएगा, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलती हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको पता होगा, दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सो स्टेटमेंट 1 और 2 सही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 12 देख लो, चलो 12 देख लो, इसे लगाओ, चलो बताओ, 12 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए। प्यार से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ा करो, उल बुलुल करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, गलती हो जाएगा। चलो लगाओ। हाँ, दोपहर के 12 बजे कहीं नहीं बनेगा भैया इंद्रधनुष। इंद्रधनुष से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक। मान लो इंद्रधनुष बन रहा है, इंद्रधनुष एक प्रकार के क्या हो गया, इंद्रधनुष एक प्रकार के 7 रंगों का क्या हो गया, ये 7 कलर होता है इसमें, बेजनिया पिनाला 7 कलर होता है, इंद्रधनुष ऐसे ही तो बनता है। जब प्रकाश आता है और वो पानी के ड्रॉपलेट यानी पानी के बूंद पर फैलता है, तो जस्ट लाइक प्रिज्म की तरह, यानी प्रकाश आता है आपको पड़ता है, तो ये क्या होता है, इसके 7 कलर इसका हो जाते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही। सो ये जो अंदर वाला कलर है, यानी कि सेंटर के भी, यहां पर मान लो इसको केंद्र एक तरीका से मान लो, सेंटर के नजदीक, यानी पूछता है कि अंदर के तरफ इंद्रधनुष के प्राथमिक इंद्रधनुष, यानी ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, ध्यान रखना, द्वितीय इंद्रधनुष भी होता है, ये भी याद रखना। सो प्राथमिक इंद्रधनुष में
अंदर की तरफ बैगनी रंग होता है, बाहर की तरफ लाल होता है। ठीक, इसलिए देखोगे लाल चटकदार दिखाई देता है। ये लाल चटकदार कब दिखाई देता है? जब तुम्हारा प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो एकदम बढ़िया से दिखाई देता है 7 रंगों का। ठीक, बेजनिया पिनाला बिक्योर। ठीक, अब यहाँ पर सर से पूछोगे कि सर जी यही द्वितीय इंद्रधनुष होगा, तो अगर क्वेश्चन में देखिए द्वितीय इंद्रधनुष है तो ये लाल वाला अंदर आ जाएगा और ये वाला आपको बाहर चला जाएगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है द्वितीय इंद्रधनुष। इसे भी याद रखिए, इसमें अपवर्तन के साथ साथ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। तो बात समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। चलो चलो यहाँ पर अपवर्तन के साथ साथ यहाँ पर बड़ विक्षेपण भी होता है, जिससे मत भूलना। यहाँ पर देखो ये चीज मैं लिख दिया हूँ कि देखो, और जिसमें लाल रंग इंद्रधनुष के बाहर के किनारे पर होता है, यानी बाहर की तरफ, और बैगनी रंग इंद्रधनुष के अंदर होता है। ये दोनों आपको लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। ये देखो, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता? परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है भाई। यानी सूक्ष्म जीव विकास हो जाएंगे, अगर कोई खाने वाला चीज है तो वो तो सड़ जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी बैक्टीरिया विकास नहीं करना। एक तो बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बेंजोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम मेटा बाइसल्फेट या सोडियम सल्फेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम मेटा बाइसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं? NaHCO3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। तो इससे इससे हम लोग संरक्षित नहीं करते हैं, ये याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करते हैं? परिरक्षित नहीं करते हैं। ठीक, परिरक्षक के रूप में। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रदूषक है, जहां पर कोई भी वनस्पति सड़ता गलता है, पशु का पदार्थ सड़ता गलता है, तो वहां से ये जहरीला गैस निकलता है। इसके सड़े हुए वनस्पति और पशु के पदार्थ से निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि वायु में रखा जाता है या अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है, यहाँ से उजला और पीला रंग का प्रकाश निकलता है? इसका नाम है फास्फोरस, और बहुत रिएक्टिव होता है। सबसे रिएक्टिव देखोगे फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, ये सब आपको बहुत रिएक्टिव होता है। तो लाल फास्फोरस, श्वेत, कौन सा भैया? श्वेत फास्फोरस। लाल फास्फोरस को हम लोग सलाई जो होता है ऊपर लाल फास्फोरस मिला लगाया जाता है। ये इसको आपको पानी में रखा जाता है, संरक्षित अगर पानी में रखा जाता है, वजह से सोडियम को तेल में रखा जाता है केरोसिन का। ठीक, तो 25 का आंसर बी हो जाएगा। आए दो क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से तांबे का अयस्क या खनिज है? तांबे का अयस्क या खनिज इसमें से कौन सा होगा, ये बताना है। ये हो जाएगा यहाँ पर कैल्कोसाइट। कैल्कोसाइट जो हो जाएगा ये तांबे का क्या हो जाएगा? आपका अयस्क या खनिज हो जाएगा। ये सभी आपको एसएससी में, सभी एग्जाम में काम आएंगे, रेलवे में काम आएंगे। एक बात समझ लेना, अगर अगर साइंस की बात करें तो साइंस में कुछ बदलाव नहीं होता है। साइंस में या तो न्यूमेरिकल होता है, थ्योरेटिकल होता है। दोनों जहां पूछता है दोनों लिए कम है। दोनों मैं लेकर आऊंगा, थ्योरेटिकल भी लेकर आ रहा हूं आप लोगों को, और न्यूमेरिकल भी। ठीक, तो ये दोनों के लिए होता है। कुछ जो अयस्क के बार बार पूछता है तांबा के बारे में, ये से आप देख लेना यहाँ से, पर मैं लिख दिया हूँ। ये देखिए यहाँ पर कि हाँ, कहाँ गया? हाँ, यह देख लो, काल्कोपाइराइट, क्यूपेराइट, काल्कोसाइट, एजूरा, ये जो इजराइट, एजूरा नहीं एजूराइट इसका नाम होता है, यहाँ पर ईट वहां पर चला गया है। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी जो होते हैं आपको कॉपर का अयस्क हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन दे लगाकर तो आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है ये कितना होता है? चलो ये आंसर बताओ, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होता है? चलो लगाओ आंसर। देखते हैं, मान लो एग्जाम में तुम्हारा ये क्वेश्चन आ गया, पहले भी ये क्वेश्चन मैं करा रखा हूँ। चलो क्वेश्चन लगाओ यार, कॉपी पेस्ट मत किया करो तुम लोग प्लीज। क्वेश्चन लगाओ बढ़िया से, पढ़ाई करो, मेन मकसद पढ़ाई होना चाहिए। बहुत अच्छा। चलो पहले से जो लगाए एकदम सही है, क्योंकि जानते हो कि ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु होता है ऑक्सीजन का, और एक परमाणु ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है कितना? 16। तो दो का क्या हो जाएगा? दो का हो जाएगा यहाँ पर 16 × 2, यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 32 ग्राम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। बी। समझ में आया?
क्योंकि अड़ू पूछ रहा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 लगाओ। लेकिन 1 मोल बराबर आप देख सकते हो कि 1 मोल बराबर भी कभी-कभी पूछता है कि 1 मोल बराबर क्या होता है, तो 6.02 into 10 की पावर 23 होता है, ठीक। आगे देखते हैं, यही होता है 1 मोल बराबर। 1 मोल बराबर कोई हमको बताओ तो क्या होता है? कोई बता देगा? कोई लिख कर बता देगा 1 मोल बराबर क्या होता है? देखिए कौन याद किया है? चलो ठीक है। मतलब ठीक है भाई, क्या होता है? 6.02 जो बताए हमने 23, यही तो 1 मोल बराबर होता है। चलो याद होगा तो याद रखना, मतलब मेन उद्देश्य वही था। सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोला जाता है, तो ये एकदम गलत है, ठीक। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर होना चाहिए। सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, ये भी गलत हो गया। जिंक फॉस्फाइड को क्या कहा जाता है? चूहे का विष, खतरनाक विष है जिंक फॉस्फाइड, ये एकदम सही है, ठीक। यानी 3 वाला सही है। जिंक सल्फाइड देखोगे, जिंक जो है ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? फिल्सफार ऊन बोला जाता है जिंक ऑक्साइड को, जिंक सल्फाइड को नहीं, ठीक। तो ये चीज आपको गलत है, यानी कि सिर्फ इसमें से सी जो है ये वाला स्टेटमेंट सही है। ये वाला ऐसे मिलान कर लेना, अगल बगल दे दिया है। तो चलो आगे चलते हैं। और जिंक जो ऑक्साइड होता है उसे फिलोसफर ऊन कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भैया नक्शा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। नक्शे का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, 30 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? यानी कि पराबैंगनी किरण को तुम्हारे आंखों तक नहीं पहुंचने दे सकता है, विच्छेदित कर देता है, उसके पावर को खत्म कर देता है। पराबैंगनी किरण जो है तुम्हारे शरीर पर भी पड़ता है तो चर्म रोग जैसे आपको कैंसर रोग पर आपको पता कर सकता है। इसको किससे करा, इससे रक्षा जो करता है ये कौन करता है? ये करता है O3 यानी कि ओजोन लेयर करता है, जो समताप मंडल में मिलता है। इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रुक्स कांच का इस्तेमाल करते हैं, क्रुक्स कांच का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो चश्मा बनता है, जो सूरज के जो पराबैंगनी किरण से तुम्हारी आंखों की रक्षा करता है, वो क्रुक्स कांच का बनता है। बहुत अच्छा, सभी लोग सही लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 31, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल Zn+ H2SO4। अब यहाँ पर जिंक सल्फेट दिया हुआ है, यहाँ से जिंक सल्फेट हो गया, और यहाँ पर क्या निकलेगा? अरे भैया ये देखो, यहाँ पर पूछा है ना, ये देखो यहाँ पर क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। जिसमें एक सिंगल होता है, उसमें सिंगल कहा जाता है, जो दोनों बदल जाता है एक दूसरे से, वो डबल होता है। सिंगल होता है मोर रिएक्टिव, जो होता है वो आपको डिस्प्लेस कर देता है, उससे कम वाला रिएक्शन रिएक्टिव कट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपको जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आपको होगा, तो जिंक क्या होगा? सल्फेट बना लेगा, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, यानी H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। ये डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है एक तरफ से। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 32, ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन कैसा होता है भैया? सो ब्रोमीन एक प्रकार के कैसा द्रव है बताओ? ये लाल द्रव है ना ब्रोमीन। अरे बोरो प्लस में इस्तेमाल होता है ब्रोमीन का। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? एंटीसेप्टिक के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, यानी जो उर्वरक जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस। ये बताओ इसमें से क्या नहीं पाया जाता है? ये जो तत्व हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको जो उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लोग हाइड्रोजन का उर्वरक कभी सुने हो? सो हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक। सो नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, ये सभी उर्वरक आपको इसका बनाए जाते हैं। देख लो यहाँ पर, एक चीज याद रखना, दो प्रकार के आपको पोषक तत्व होते हैं, एक सूक्ष्म होते हैं, को बृहद होते हैं, दो प्रकार के, ठीक। यानी कि जो पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि हम लोगों के लिए पोषक तत्व की जरूरत है, वैसे पेड़ पौधों के लिए भी पोषक तत्व की जरूरत है। जब उसकी कमती हो जाता है तो हम लोग उर्वरक के, यानी या तो प्राकृतिक उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं, या तो आर्टिफिशियल उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यानी जैविक, जैविक या अजैविक, दोनों में से एक ही आपको उर्वरक, या दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। उर्वरक मुख्यतः क्या क्या उपस्थित होते हैं? आपको स्थूल पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व मतलब कि ये बड़े मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, और मैग्नीशियम हुआ, और सल्फर हुआ। तो आपको याद रखिए, जब सूक्ष्म, या तो आपके ऑप्शन में देगा सूक्ष्म पोषक तत्व इनमें से कौन से है, यही ऑप्शन में देगा, और उसमें सभी आपको दे रहेगा, आपको बृहद वाला जो पोषक तत्व है वो, ठीक। यानी कि
इसमें पूछे कि सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए पेड़ पौधे में क्या क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो जाता है तो वही चीज आपको सूक्ष्म के रूप में दिया जाता है। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है, मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों जरूर याद रखिएगा। कोई याद रहे चाइना 7 को इस्तेमाल किया जाता है, सातों को याद रख लीजिए तो ठीक है। ये क्या होगा, आयरन भी इसमें होता है, कॉपर भी होता है, जस्ता भी होता है, मैग्नीज भी होता है और क्लोरीन भी होता है। लेकिन ये दो जरूर याद रखिएगा, बोरोन और मॉलिब्डेनम, क्योंकि इससे आपको पूछता है क्वेश्चन कि सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे में इसमें से कौन है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि निम्नतम दूरी कौन सी होती है। समान आपको देखने के लिए, यानी कि हम कोई भी चीज वहां से देखना चाहते हैं तो इसके लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी। और क्या चाहिए, इसका तो हलवा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और दूर दूरी कितना होता है, तो वो तो अनंत होता है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं। प्लास्टिक के थैले में संकुलित किया जाता है और उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है कि उसमें बैक्टीरिया ना लगे। ठीक, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आयोडीनीकृत लवण में होता है, आयोडीकृत लवण या आयोडीनीकृत लवण, आयोडीन नमक में पाया जाता है ना जी। नमक युक्त जो आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए बोला जाता है। तो ये कहा जाता है कि घेंगा रोग नहीं होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो प्रभावित नहीं होता है, थायराइड ग्रंथि नहीं बढ़ता, उसे ही तो घेंगा रोग कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये किसमें कहा जाता है, आयोडीनीकृत, जिस लवण में आयोडीन हो। जैसे NaCl भी होता है, उसमें भी आयोडीन होता है। सोडियम के क्लोराइड होता है, उसमें आयोडीन मिला दिया जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा पोटेशियम के क्लोराइड। इसे क्या कहा जाता है, आयोडीनीकृत लवण कहा जाता है। इसमें आयोडीन पाया जाता है, आयोडीनीकृत लवण कहा जाता है। तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, इससे ही तुम लोग क्वेश्चन लगाओ। और साइंस के इतना जरूर मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि साइंस के लिए तुम लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। यानी एक से बढ़कर एक साइंस की क्वेश्चन आएगा और अच्छे से आप लोग सॉल्व करोगे। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, या तंतु, तंतु को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो लेयर बाइज लेयर हो जाएगा। मान लो इतना मोट का हम लोग को ऊपर वाला जैकेट बनाना है, ठीक, तो इसको लेयर बाय लेयर क्या हो जाता है, इसको भर दिया जाता है। और अगर कोई गोली मारता है तो इसी लेयरवा में फंस जाता है गोलियां। लेकिन जब भी गोली मारेगा तो धक्का जरूर लगेगा। ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट जिसमें तंतु का प्रयोग किया जाता है, इसका खासियत ये बात है, जैसे ही गोली लगेगा तो उसको गिरेगा जरूर, वो मत धक्का लगेगा पीछे की तरफ। यानी जिसको गोली लग रहा है उसको तो लगेगा ही लगेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसमें केवलार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, केवलार आपको इस्तेमाल किया जाता है इसका आपको तंतु के रूप में बनाने के लिए। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो यहाँ पर डिटेल सब है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। ये लगाओ, ये देखो थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया देर बाद। ये कितना क्वेश्चन लंबा हो गया जी। चलो और थोड़ा सा छोटा, देखो दिखाई तो देना चाहिए, आंख बढ़िया से होगा तो। चलो बताओ इसके आंसर क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन रहा 38 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो हर टाइप का क्वेश्चन है, सीडीएस का है, एनडीए का है, बिहार दरोगा का, बीपीएससी का, यूपीएससी, सभी क्वेश्चन लिए गए हैं कि आपको साइंस से डर नहीं लगना चाहिए। अब देखो क्या दे रहा है, बढ़िया से पढ़ो। यद्यपि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। ये तो क्वेश्चन पहले भी मैं करा रखा हूं, यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है जी। हमको इतनी को स्क्रीन में जब दिखाई दे रहा है तो तुम्हारे तो मोबाइल बड़े को होगा, नहीं दिखाई दे रहा है। तो आंख का बढ़िया से चेकअप कराओ, नहीं दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पर अब ये देख रहा है कि पक्षी की संख्या कैसे घटती है। अब ये जो बहादुर लड़का आंसर लगा लेगा ना, तो समझो वो अपने आप में बहुत ही बहादुर है। ठीक, चलो देखते हैं। मतलब उसका साइंस जो है, वो सोचने का बुद्धि उसका बहुत अपरंपार है, यानी सोच ले रहा है काफी अच्छा खासा। अब चलते हैं, देखो लगाते हैं, बस ज्यादा बकवास नहीं। यहाँ पर देखो, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हो रही है। भाई शिकारी की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन पक्षी से उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पक्षी भी अपना प्रजनन बहुत तेज गति से करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको स्टेटमेंट गलत है। ठीक, और वैसे भी शिकारियों की संख्या में वृद्धि कहाँ हो रही है। शिकारी के लिए तो अधिनियम ला दिया गया है कि आप पक्षी जो भी है उसको नहीं मार सकते हैं। तो वो तो चीज खत्म। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर, एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर दो बात ध्यान में रखना। ये क्या दे रहा है, जैविक दे रहा है। ठीक, ये भी क्या दे रहा है, जैविक दे रहा है। जैविक उर्वरक उसे कहते हैं जो कि जीव जंतु के सड़े गले से प्राप्त होता है, जैसे कि खाद जो गोबर से बनता है, जैसे कि पेड़ से गले हुए सड़े से बनता है, ये सब जैविक होते हैं। तो ये जैविक से क्यों भैया होगा, जीव से क्यों होगा, आर्टिफिशियल से ना होगा, तो ये भी गलत दे दिया है। जैविक खाद से क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ता है। मन करेगा तो खाएगा, नहीं करेगा तब नहीं खाएगा, करेगा तो उसको बुद्धि इतना है कि जीव जंतु के बारे में उसको पता है। उसको बुद्धि इतना नहीं है कि आर्टिफिशियल जो बनाया जा रहा है उसके बारे में पता हो उसको। ठीक, जैसे चूहों को ये नहीं पता होता है कि उसके जो खाना है उसमें जिंक फास्फोर्ट मिलाया रहता है, जिसके कारण चूहा खाते हैं और मर जाते हैं। अगर उसको पता रहता
इसमें ये चीज मिलाया है तो वो नहीं खाता। जैसे कि कभी भी जब पिलुआ लगा रहता है कोई भी चीज में, वो चूहा नहीं खाता है, पता है उसको खराब चीज है। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से ऐसा ऐसा चीज बनाया जा रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, वो निपट जा रहा है खाकर, वो पक्षी हो या जीव जंतु जो भी है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों स्टेटमेंट गलत। पक्षियों के चारा के स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, ये बात सही है। जंगल को काटा गया है, पेड़ को काटा गया है, ये बात सही है। सो आपको खाद्यान्न उत्पादन करना चाहिए तो वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सब लोग पैसे पर ध्यान दे रहा है, ये सही है, ये वाला सही हो जाएगा। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाएं बड़े पैमाने पर उपयोग की रही है। ठीक, तो ये देखोगे जैसे कि गिद्ध को मारने के लिए क्लोक्विन आपको जो दवा था, पीड़ाहारी जो गाय भैंस का था उसको खाती थी गाय भैंस, और उसको मरे हुए को कोई खाता था, गिद्ध तो मर जाता था। ठीक, तो ये भी सही है, यानी दोनों रूप से सही है। कीटनाशक या आपको मच्छर जो होगा उसको ही तो खाता है ना छोटा छोटा पक्षी लोग। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि यहाँ पर 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। चलो अब आगे चलते हैं। हल्का क्वेश्चन था लेकिन तुम्हारा दिमाग लगाना था। अब दिमाग नहीं लगाओगे तो बाद में बड़ा भैया, दिमाग ही नहीं लगाओगे तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं बताओ? अब तुमको दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, ये जो चीज पूछता है बार बार के गिद्धों की संख्या में कमी क्यों हुआ था, तो गिद्धों की संख्या में डिफ्लोफिनोक जो आपको है, डिफ्लोफिनोक, ये जो एक दवा होता था जो कि पशुओं को दर्द के रूप में, बीमार होते थे पशु तो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पशु वो मर जाते थे अगर, तो वही आपको पशु को अगर गिद्ध खाता था तो उसका खत्म हो जाता था, यानी पूरा विनाश हो जाता था। तो वो मर जाता था। ये दवा सबसे बड़ा आपको गिद्ध को खत्म करने में सबसे बड़ा दवा का यही आपको माना जाता है। इसे भारत सरकार ने देखोगे ये 2008 में प्रतिबंधित कर दिया। ठीक, यानी ये इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब वो कब किया? जब पूरा गिद्ध लोग समाप्त होने के कगार पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशी में जो ऊर्जा जमा होती है वो जमा होती है ग्लाइकोजोन के रूप में। सब लोग जानता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी जिसे कहा जाता है उसे ही ग्लाइकोजोन होता है। हाँ, ग्लाइकोजोन के रूप में जमा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। तो हलवा क्वेश्चन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है। क्योंकि मांसपेशी में क्या होता है, मांसपेशी में जो तुम्हारा कोशिका खाना बनाता है उसका धीरे पर धीमा पड़ जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी तुम एक्सरसाइज करते हो और वहां से एक एसिड निकलने लगता है, उसे बोला जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड निकलने के कारण देखोगे वहां पर दर्द होने लगता है और वहां पर ग्लूकोज नहीं बन पाता है, यानी ग्लूकोज का अभाव हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड का संचय होता है। अवक्षय नहीं होता है। यहाँ पर देखो ग्लूकोज का अवक्षय नहीं होगा, यहाँ पर खत्म होगा। ये क्या होगा? लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है ये चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक, और उतना तेज गति से ग्लूकोज बन नहीं पाता है, यानी ग्लूकोज ही ना आपको कोशिका को ऊर्जा होता है जी, वहां से एटीपी में बदला जाता है। समझ में आया? हाँ, तो कहीं भी एग्जाम दिया होगा, आराम से एग्जाम दो, डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी साइंस कराया जाए उसे करो, डरो मत। एग्जाम आता है लाइफ में, उसे देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि एग्जाम देने से भले एग्जाम निकले ना निकले, तुमको एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस बड़ी मायने रखता है। लाइफ में एक्सपीरियंस बड़ी मायने रखता है बबुआ। ठीक, एग्जाम से डरो मत कि अरे सर तैयारी नहीं है, उतना दिन दे दिया। अरे तुमको क्या पता है कि इस समय लक बहुत बड़ा मायने रखता है। तुम क्या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो? तुम तैयारी सोच रहे हो हिस्ट्री से, तुम तैयारी सोच रहे हो पॉलिटी से, तुम तैयारी सोच रहे हो इकोनॉमी से, तुम तैयारी सोच रहे हो ज्योग्राफी से। पता चला इससे ज्यादा 5 को क्वेश्चन दिया, साइंस ले डाल दिया तुम्हारा 30 क्वेश्चन, जहां पर 25 क्वेश्चन देना था वहां 30 क्वेश्चन डाल दिया। तो तुम्हारा बैड लक हो गया, क्योंकि तुमने हाई तैयारी कर कर गया था, ये तैयारी पर उतना ध्यान नहीं दिया था, और यहाँ से तुम्हारा मात्र 5 ही क्वेश्चन पूछा और सारा क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में घुसा दिया, जबकि तुम्हारा मजबूत है। तो तुम्हारा लक चौचक हो गया, बढ़िया हो गया। और यही मान लो कि किसी का साइंस मजबूत है, साइंस से क्वेश्चन कम कर दिया। लेकिन ठीक के डेट में मैं एक चीज विश्वास के साथ ये बता देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट साइंस ले कभी मत भागना, क्योंकि साइंस ही अभी के डेट में रिजल्ट करवा रहा है। साइंस मैथ रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 41, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए किस प्लास्टिक का आपको कोटिंग किया जाता है, यानी कि उसमें मिलाया जाता है, कोटिंग किया जाता है प्लास्टिक का आपको, कि आपको इसमें आग ना पकड़े। ठीक, हाँ, एग्जाम सब ऑफलाइन होगा, बिहार में अभी कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक, सो इसमें मिलाया जाता है किसका? मेलामाइन का। सो मेलामाइन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मेलामाइन की इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा। मेलामाइन का दूध में भी इस्तेमाल किया जाता है, मेलामाइन का दूध में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दूध क्या होता है? खराब हो जाता है, डॉक्टर मना करता है, क्योंकि बहुत बीमारी उससे उत्पन्न हो जाता है। ठीक, खतरनाक खतरनाक। तो मेलामाइन का हम लोग क्या करते हैं? कोटिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक में, क्योंकि आपको जो अग्निशमन यानी कि फायर वाले लोग होते हैं उनको बचाने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, वेल्डिंग जो होता है तुम लोग देखते होगे अपने घर में नहीं देखते होगे, रोड पर देखते होगे वेल्डिंग होता है।
सो वेल्डिंग में किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और स्टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑक्सीजन और स्टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में, ये सभी लोग जानते हो, आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 43। सब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले निकलते हैं। इनो को जल में डालोगे या पेप्सी को हिलाओगे तो ऐसे ऐसे आपको, पेप्सी का बोतल खोलोगे तो वाइन का बोतल खोलोगे तो उसमें क्या होता है? CO2 गैस होता है। ठीक, ये क्या निकलता है यहाँ पर? CO2 गैस निकलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 44 देख लो। शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है। लाइकेन जो होता है ओरिजिनल कलर में कैसा होता है पूछता है, तो बैगनी होता है। ओरिजिनल कलर में कैसा होता है? बैगनी होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लाइकेन किससे किससे मिलकर बनता है? तो शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। सहजीवता होता है, यानी कि क्या होता है? सहजीवता, यानी दोनों लोग दोस्ती करता है और खाना बनाता है। ठीक, दोनों लोग दोस्ती करता है और खाना खाता है कि एक दूसरे पर जिएंगे, यानी म्यूटलिज्म होता है। म्यूटलिज्म होता है, इन दोनों के बीच में सहजीवता होता है। जानते हैं शैवाल जो होता है इसमें तो क्लोरोफिल होता है। ठीक, लेकिन इसमें जाइलम फ्लोएम, यानी कि ये सब आने वाला जो भी है, जाइलम उत्तक फ्लोएम उत्तक, ये सब जो परिवहन करता है ये सब नहीं होता। वही कवक में देखोगे तो ये सब होता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है। तो दोनों बोलता है, ये बोलता है हम तोरा के क्लोरोफिल देंगे सूरज के प्रकाश में, और तुम हमरा के पानी उनी दे देना निकाल कर मिट्टी से या कहीं से, और हम खाना बना लेंगे और खाना बनाकर दोनों बांट लेंगे। तो दोनों बांटता है वही बन जाता है लाइकेन। लाइकेन क्या करता है भैया? तो सल्फर के जो प्रदूषक होते हैं उसका ये सूचक भी होता है। ठीक, इसी का क्या बनता है? लिटमस पत्र बनता है। और अम्ल क्या करता है? नीला को लाल में कर देता है लिटमस पत्र को, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला में कर देता है। तो क्वेश्चन यही बनेगा, और क्या बनेगा? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। प्रस्रव रंग की आवृत्ति क्या होती है? एक ये देखो, ध्वनि को अगर हम इसके आवृत्ति के हिसाब से बांटे तो 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक श्रव ध्वनि जो हम लोग सुन सकते हैं, अश्रव ध्वनि जो कि श्रव ध्वनि से नीचे वाला लेवल का हो, यानी कि अश्रव ध्वनि बोला जाता है 20 हर्ट्ज से कम को, 20 हर्ट्ज से कम को अश्रव बोला जाता है। 20 से आपको यहाँ पर के लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पर के लिखा हुआ है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज के बीच के तो को श्रव बोला जाता है, यानी हम लोग जो श्रव्य ध्वनि बोला जाता है। श्रव्य यानी कि जो हम लोग सुन सकते हैं। ठीक, अब 20,000 से अधिक को जो कहा जाता है उसे कहा जाता है पराश्रव। इसे कौन सा भैया? डॉल्फिन हुआ, कुकुर हुआ, कुत्ता हुआ, ये सब इसको, बिल्ली हुआ, ये सब इसको सुन पाता है। ये देखोगे इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर हम लोगों को पूछे तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, के को क्या कहा जाता है? हजार कहा जाता है। ठीक, इसलिए के जहां इस्तेमाल होता है समझो वहां पर हजार है। तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगा। ठीक है, 20,000 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, अगर स्रो हो गया तो यहाँ से 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक, चलो हाँ, देखो यहाँ पर दिया भी है, श्रव ध्वनि 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति जो होती है इसे अश्रव कहा जाता है। अश्रव ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक वेव, और या इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। इसे हम लोग सुन नहीं सकते, इसे बड़े आकार जो होता है उससे हम लोग उत्पन्न करते हैं। श्रव तरंगे जो होता है ऑडिबल वेव कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होता है, 20 हर्ट्ज से लेके यहाँ पर, हाँ, 20,000 होना चाहिए। यहाँ पर एक जीरो छूटा हुआ है, यहाँ पर एक जीरो और लिख लेना। 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव तरंगे कहते हैं। ठीक, हम लोग जो सुनते हैं, कान हमारा सुन सकता है, सुग्राही होता है इस तरंग को सुनने के लिए। प्राश्रव कहते हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला, यानी कि यहाँ पर देख लो 20,000 होना चाहिए, यानी एक जीरो और डाल लेना यहाँ से, इसके ऊपर वाले तरंग को, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं, डॉल्फिन, ये सब का इस्तेमाल ये सब करते हैं। ठीक, अब देखो अलग अलग जो पराश्रव ध्वनि है, पराश्रव ध्वनि का जो उपयोग होता है संकेत भेजने के लिए दूर तक, समुद्र की गहराई मापने के लिए यानी सोनार में इस्तेमाल होता है, कीमती कपड़े को धोने के लिए, घड़ी के पुर्जा को धोने के लिए, कल कारखाने को, चिमनी को साफ करने के लिए, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए, रतिया रोग के उपचार के लिए, ये सब में आपको पराश्रव ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 लगाओ, सही कथन इसमें से कौन सी है? चलो बताओ सही कथन कौन होगा। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि लाल प्रकाश की तरंग बैगनी प्रकाश से कम होती है, तरंगधारी, ये पूछ रहा है वेवलेंथ। तो लाल का तो सबसे अधिक होता है, ये तो काम ही खत्म हो गया। लाल प्रकाश की तरंग बैगनी प्रकाश से ज्यादा होती है, ये बात सही है। बैगनी प्रकाश की तरंग हरे से ज्यादा होती है, ये भी गलत है, सबसे कम होता है बैगनी। बैगनी प्रकाश की तरंग दर पीले प्रकाश से ज्यादा, ये भी गलत है, क्योंकि सबसे कम होता है बैगनी, सबसे अधिक होता है लाल। पूरा पढ़ो ऑप्शन तभी निकाल पाओगे बबुआ आंसर। इससे इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारी मशीन के उपयोग में स्नेहक के रूप में, क्योंकि ये हेक्सागोनल होता है और स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये लेयर बाइज लेयर होता है। ठीक, तो ये जो होता है ये ग्रेफाइट होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट को मुलायम के कारण ही, चिकना के कारण ही पेंसिल का नोक बनाया जाता है, उसी से लेड जो होता है। ठीक, तो ये चीज आप देखोगे, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
पेंसिल का लीड जो होता है उसी से बनाया जाता है, ग्रेफाइट से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किया था और किसने खोजा किया था? रॉबर्ट हुक ने, जो कि आप देखोगे किस कहां से खोजा था, तो क्वार्क के टुकड़े से खोजा था। कहां से? क्वार्क के टुकड़े से खोजा था। मधुमक्खी के छत्ता के जैसा दिखाई दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। चलो, अब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत कब दिया था? तो 1839-40 में देता है, यानी 1839 में दिया था। ठीक, इसलिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये जो दिया गया था कोशिका सिद्धांत, ये दो बातें इन्होंने बताया था स्लाइडेन एंड स्वान ने, कि सभी जीव जो हो, यानी सभी जीवों का कार्यात्मक रचनात्मक इकाई क्या है? सबसे छोटा इकाई जो है कोशिका है। ठीक, और यहाँ पर देखो ये मूल इकाई है कोशिका, और सभी जो जीव होते हैं ये कोशिका से, यानी कि जिनमें जान होता है ये कोशिका के बने होते हैं। ये दो जो सिद्धांत दिया गया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था 1839 में, ये कोशिका सिद्धांत से संबंधित था। लेकिन कोशिका के ये ना बताया था कि जो कोशिका का विकास होता है, यानी कोशिका बढ़ता कैसे है, ये नहीं बता पाए थे। तो इसलिए ये किसके द्वारा बताया गया था? तो इसका रुडोल्फ विर्चो ने इसका वर्णन किया था, 1858 में किया था। और ये क्या किया था? 1858, 1958 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, और ये क्या बताया था कि जो कोशिका आता है वो पहले से कोशिका, यानी मृत कोशिका, यानी मम्मी से कोशिका, मतलब ऊपर मम्मी पापा का जो कोशिका होगा उसी से कोशिका विकास करता है, यानी पहले वाला कोशिका से विकास कर रहा है, यानी मौजूदा कोशिका से कोशिकाओं का उत्पन्न होता है। ये जो बताया था रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, जो कि यहाँ पर 1958 होना चाहिए। ठीक, तो ये तीनों सिद्धांत हो जाएगा आपको कोशिका सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन मतलब क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक आपको जेनेटिक्स बीमारी है। इसमें एक तो कद छोटा हो जाता है, डाउन हो जाता है, छोटा हो जाता है, पुतला जैसा मुंह हो जाता है, फूट जाता, ओठ फूट फूल जाता है, आपको मंद बुद्धि हो जाता है। और इसमें एक आपको बीमारी भी देखने को मिलता है, मंद बुद्धि वाला। ठीक, यानी ये देखोगे अल्जाइमर रोग इसमें ज्यादा आपको देखने को, भूलने की बीमारी देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सब जो होता है इसमें होता है। इसमें क्यों होता है भाई? डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलो यहाँ पर बता देता हूँ डाउन सिंड्रोम क्यों होता है। हम लोग को पता है कि मनुष्य में 23 जोड़ी क्या पाई जाती है? 23 जोड़ी पाई जाती है क्रोमोसोम। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि जब डाउन सिंड्रोम होता है तो 21वां जो क्रोमोसोम होता है वो भी क्या होगा? या तो एक्स एक्स होगा, एक्स एक्स होगा ना, क्योंकि 22 जोड़ी तो सब में, मेल या फीमेल में एक्स एक्स होता है। एक्स एक्स होता है, मेल हो या फीमेल हो, सब में एक्स एक्स होता है। लेकिन वही आपको 23वां जोड़ी देखोगे, फीमेल में तो एक्स एक्स होगा, लेकिन यही मेल में क्या हो जाता है? 23वां जोड़ी मेल में एक्स वाई हो जाता है। ठीक? अब ये देखोगे जो 21वां क्रोमोसोम है इसमें ट्राइसोमी आ जाती है, यानी ये ट्रिपल हो जाता है। ट्रिपल हो गया, तो ये क्या होगा? इसके कारण क्या हो जाता है? ये आपको डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ये कैसवा आपको क्रोमोसोम पर ये दिखाई देता है, यानी ये कैसवा जोड़ी क्रोमोसोम पर दिखाई देने लगता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, हाँ, चलो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 50। सेक्स सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? सो सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग जो पहले खगोल शास्त्री थे इसका इस्तेमाल करते थे। सेक्सटेंट का प्रयोग नहीं देखो जी, अरे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी तो मिलता है ये, एंगल मापने के लिए किया जाता है। तो ये अब का कहाँ किया जाता है? तो नौ संचालन द्वारा देखा जाता है कि किस एंगल पर जाता है, कहाँ जाना जाता है डायरेक्शन के लिए। ये नौ संचालन यानी कि जो आपको मतलब बड़ा बड़ा जहाज वाले होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, पार्किंसन बीमारी का उपचार के विकास के लिए इसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पार्किंसन बीमारी है एक, और इसी के लिए इनको देखोगे 2000 के समय में देखोगे इसकी खोज किया गया था और इनको एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बताना है ये किसको दिया गया था। चलो जल्दी जल्दी लगाओ आंसर, बदमाशी ना, बीच बीच में तुम लोगों से क्वेश्चन देख ले रहा हूँ कि चोरी कर रहे हो कि ऐसे ही लगा रहे हो। ठीक, ये किसने किया था? तो आवर्ट कार्लसन, आवर्ट कार्लसन ने जो किया था, इसकी खोज किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर सब लिख दिया गया है कि पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल दिमागी बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल आपको बीमारी है, डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है। यह नर्व सिस्टम और तंत्रिका द्वारा शरीर के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। यह आमतौर पर लोगों को 50 की उम्र के बाद आपको प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हार्वर्ड क्लार्सन ने आपको देखोगे कि एक स्वीडिश आपको न्यूरो हेमोकोलॉजिस्ट थे, यानी न्यूरो से संबंधित थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के साथ अपने काम के लिए और पार्किंसन रोग के इसके प्रभाव के लिए जाने जाने वाले हैं। मतलब इसके लिए इनको 2000 में फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इतना लंबा चौड़ा क्या याद करना, चलो गया 52 देख लो। 1974 में देखो पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, मई में किया गया था, 18 मई को किया गया था वो। और 1974 में इंदिरा गांधी आपको प्रधानमंत्री थी और इसका क्या नाम दिया गया था? बताओ, ब्लेसिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, डांसिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा।
बुद्धा इज स्माइलिंग, यानी स्माइलिंग बुद्धा। बुद्धा लाफ नहीं रहे हैं। बुद्धा, बुद्ध भगवान को भी देखे हो हा 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 करते नहीं। बुद्ध भगवान को देखोगे श्यान मुद्रा में कभी बैठे रहते तो उनके चेहरे पर मुस्कान आता है एकदम थोड़ा से, जब वो मुस्कान भरी मुद्रा में होते हैं, यानी स्माइलिंग मुद्रा में होते हैं। ठीक, तो स्माइलिंग मुद्रा क्या कहता है भैया, ये पोखरण जो परीक्षण किया गया था, ये हम लोग का परमाणु बम का परीक्षण इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ये 18 मई 1974 को सुबह 8:05 सुबह 8 बज के, यहाँ पर देख सकते हो 8:05 में, मैंने 8:05 पर किया गया था। पोखरण कहा है, जलसमेर आपको राजस्थान में पड़ता है। स्माइलिंग मुद्दा किया गया था परीक्षण, लेकिन द्वितीय परीक्षण भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। मई में किया गया था, 1998 में किया गया था, और ये द्वितीय परीक्षण किया गया था पोखरण में ही किया गया था, और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और लगातार 5 को इस समय आपको लगातार परमाणु विस्फोट किया गया था श्रृंखला के रूप में, इसे भी याद रखिए। चलो मस्त क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 53 देख लो। यहाँ से इस चैप्टर का झंझटे खत्म। नाभिक के द्रव्यमान संख्या होती है, नाभिक के द्रव्यमान, देखो कोई भी परमाणु होता है, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया है, इसके नाभिक में प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये यार हमसे कहा है छोटा ही कोई भी चीज बनता है। हाँ देखो कितना मस्त परमाणु बना दिया। ये देखो, ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इसे न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों तरफ चक्कर लागते रहता है। तो यार ध्यान में रखना, यहाँ पर दो चीज बताना चाह रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि नाभिक के द्रव्यमान क्या होता है, तो जो न्यूट्रॉन की संख्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या निकल कर आ जाती है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ने से आपको निकल कर आ जाती है। यही आपसे पूछता कि परमाणु संख्या किसे कहा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या होता है, और जब उदासीन हो, यानी कि कोई अपना इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग किया हो परमाणु, उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हम बराबर कर देते हैं परमाणु संख्या के बराबर। समझ में लो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ये याद रखना चाहिए। और नाभिक की खोज किसने किया था, नाभिक की खोज किया गया था रदरफोर्ड द्वारा। परमाणु का आकार कितना होता है, 10 के पावर कितना होता है बताओ, -10 मीटर होता है परमाणु का आकार, लेकिन नाभिक का आकार कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलो। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी परमाणु, आप लोग बार बार पूछते हो सर जी अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है। वो गामा निकले या ना निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गामा आपको कोई चार्ज कोई द्रव्यमान बढ़ाता घटाता नहीं है, ठीक, लेकिन अल्फा बीटा जरूर प्रभावित करता है। जब आप देखोगे कि किसी भी परमाणु से अल्फा निकलता है, यहाँ पर देख लो, एक चीज मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, दिखाई तो दे ही रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो समझा दे रहा हूँ। ये देखो यूरेनियम है, यूरेनियम, और यहाँ पर 238 है यूरेनियम। अब इस पर क्या हुआ, यहाँ से अल्फा निकल रहा है, तो अल्फा निकल रहा है, तो अल्फा में कभी भी निकलता है तो परमाणु संख्या 2 घटेगा और परमाणु द्रव्यमान 4 घटेगा, क्योंकि ये हीलियम के बराबर होता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना He, He, यहाँ पर 4 है, ऊपर जो देता है द्रव्यमान देता है, नीचे जो देता है आपको परमाणु संख्या देता है। इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही अल्फा बोल देते हैं। अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम भी आप देखोगे उस तरीके से व्यवहार करता है। ये अल्फा डीके यहाँ पर लिख दिया गया है, अल्फा निकल रहा है। अब यहाँ से देखोगे कि जब ये अल्फा निकल रहा है तो यहाँ से 238 में से क्या घटेगा, तो परमाणु संख्या ऊपर नहीं दे रहा है, द्रव्यमान दे रहा है, तो यहाँ से द्रव्यमान संख्या 4 घटा दो, और परमाणु संख्या में क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो ये देख लो यहाँ से 90 हो गया है ये घटकर, और ये हो गया है आपको 234 घटकर, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, जब निकलेगा तो अपने साथ लेके निकलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ठीक, यानी इस पर चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जो कि हीलियम के जस्ट लाइक जैसा होते हैं, हीलियम के नाभिक जैसा। ये बात समझ में आ गया। अब चलो बिट्टा के बारे में देख लेते हैं। बिट्टा देख लो यहाँ पर। सो बिट्टा क्या होता है, आपको जस्ट लाइक आपको हाइड्रोजन की तरह होता है, लेकिन जब भी निकलेगा ये रीड आवेशित होता है, तो जब भी निकलेगा दे कर जाता है, ठीक। जैसे कि अगर कोई कर्ज किसी से तुम लिए होगे और वो तुमसे निकल रहा है तुम्हारे लाइफ से, तो ये मानी कर्ज कम हो रहा है, यानी तुमको दे कर जा रहा है, बढ़िया से तुम रहो। अब देखो यहाँ पर हम पोटेशियम ले लिए, पोटेशियम यहाँ पर देख लो, इसका 40 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखोगे कि परमाणु संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 19 दिया हुआ है, 19 परमाणु संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। देखो द्रव्यमान संख्या आपको बीटा निकलता है तो कोई बदलाव नहीं होता है, परमाणु संख्या एक कमी हो जाती है, नहीं बढ़ जाता है, माफ करना, परमाणु संख्या बढ़ेगा, माइनस है ना तो बढ़ जाता है। तो यहाँ से देखो ये 19 है, नीचे 19 दिया हुआ है, अगर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, माइनस निकल रहा है, तो माइनस निकलना मतलब माइनस होता है, और -1 निकल रहा है, तो माइनस यहाँ पर 1 लिख दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 बढ़ जाता है, और यहाँ पर देखोगे इसे कहा जाता है बिट्टा, और बिट्टा जो होता है जस्ट लाइक क्या होता है, आपको निगेटिव चार्ज होता है, आपको एक तरफ से याद रखिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलकर एक आपको परमाणु संख्या घटा देता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 लगाओ। वसा उत्तक क्या होता है, वसा उत्तक जो होता है तुम्हारे शरीर के ऊपर जो भाग में वसा उत्तक होता है, ठीक, उत्तक जो होता है कोशिकाओं का बना होता है, ये क्या किस प्रकार का है, तो ये संयोजी उत्तक है।
यानी कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, डी। संयोजी उत्तक है जो जोड़ता है ना दो उत्तकों को, उसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहां हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन पूछे तो इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन में, एक प्रसिद्ध सर्जन थे, उन्होंने सर्वप्रथम मानव के हृदय का पहला ये देखोगे ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, यानी कि आपको प्रतिस्थापन किया गया था हृदय का, ठीक। तो अफ्रीका के केप टाउन में किया गया था। डेट बहुत जरूरी होता है, 1867। 1867 एक डेट याद रखना, यानी डायनामाइट की खोज किया गया था। किसके द्वारा खोज किया गया था बताओ? तो इसको नाम पर नोबेल पुरस्कार मिला था, बताओ नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर मिलता है? उसी उनके द्वारा खोज किया गया था, ये नहीं पता है तुमको? 1967 में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था अफ्रीका के केप टाउन में, ठीक। अल्फ्रेड नोबेल उन्हीं के नाम पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? आर्सेनिक का जो रासायनिक प्रतीक होता है ये क्या होता है बताओ? ये आर्गन का होता है। आर्सेनिक का जो होता है ये बताइए, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है बताओ? आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33 होता है और खतरनाक बीमारी हो जाता है अगर आर्सेनिक घुला पानी में घुल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। कैंसर भी बीमारी हो सकता है अगर पानी में ज्यादा आर्सेनिक घुला है और वो आप पी रहे हैं तो, ठीक। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। आर्सेनिक से बहुत देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि इससे बहुत विकार होता है। केरोटोसिस, सबसे पहले केरोटोटिस हो सकता है आपको अगर आर्सेनिक आपके पानी में घुला हुआ है तो। फेफड़े, गुर्दे, रक्त, मानसिकता, ये सभी प्रभावित आपको कर सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये देखो कि इज्जत नगर में स्थित है। और इज्जत नगर कहाँ पर स्थित है? बरेली। झुमका गिरा रे, कहाँ गिरा बताओ? जहां पर पशु उनको दौड़ा दिया, यानी झुमका वहीं पर गिरा, बरेली के बाजार में। आखिर झुमका गिरा क्यों? क्योंकि बरेली में स्थित था क्या भैया? तो पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान। पशु ने जब भगेला, मतलब खदेड़ा, भैंसा भैंस और खदेड़ा, तो बड़का बड़का झुमका पहन के गई थी, लेकिन झुमका उगर में गिर गया। तो कहाँ गिरा भैया? इज्जत नगर में। कहाँ भैया? बरेली में। बरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और यहीं पे झुमका गिर गया, कहे कि यहाँ पर जानवर तबियत खराब हुआ था, उसको दिखाने के लिए गए थे, और वह हमारे जनरवा दौड़ा दिया एगो के, लाल लाल झुमका पहनले थी। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, ये तो सबको पता होगा, मुझे पता है। कड़कनाथ क्या है भैया? जिससे धोनी संबंधित है, कड़कनाथ क्या है? चलो बताओ। चलो लगाओ, इसके आंसर लगाओ। तो कड़कनाथ जो है एक आपको मुर्गे का किस्म है, मुर्गा। इसका देखोगे जो मांस होता है कड़क, यानी काला होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। और ये काला होता भी है, ठीक। ये कहां पर मिलता है? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ के मूल निवासी, झाबुआ की जगह पर ये, इसका नाम है कड़कनाथ। आपको इसके जो है ना, वो जो होता है त्वचा या मांस जो होता है वो काला रंग का होता है, और यहाँ पर इसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक। सो कड़कनाथ मुर्गा बहुत महंगा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। सोरा जो होता है, जिसे साल्ट पीटर भी कहा जाता है, सोरा को ही साल्ट पीटर कहा जाता है। तो ये क्या होता है साल्ट पीटर? पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता है सल्टपीटर, ठीक, जो कि बारूद में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण बीमारी है। सफेद कीट एक फंगस यानी कवक बीमारी है, कवक बीमारी है। और ये किसमें होती है भाई? तो सरसों में देखोगे सफेद सफेद कीट लग जाती है, उसे कहा जाता है, ये फंगस जनित बीमारी है, ठीक। ज्यादा उत्पादन नहीं करने देती है, ये सरसों में हो जाती है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखो, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज में बाहर रख दिया जाए तो खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या होता है? तो दूध में क्या होता है? जो होता है आपको तो लैक्टोज एसिड होता है। लैक्टोबैसिलस आपको देखोगे ये क्या होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया पाया जाता है। और वही क्या होता है आपको, लैक्टोज शर्करा जो है, ये जो होता है इसको किस में बदल देता है? लैक्टिक एसिड में बदल देता है। और ये बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये दूधवा खट्टा हो जाता है। क्या होता है? दूधवा खट्टा हो जाता है, यानी कि दही में भी यही पाया जाता है, ठीक। लैक्टिक एसिड। लैक्टोमीटर द्वारा देखोगे क्या मापा जाता है आपको? दूध की शुद्धता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखो, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? यानी वायु नहीं है और जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? जो कि आपको अवसादी चट्टानों से ज्यादा देखने को मिलता है, यानी जिसमें जीव होंगे। जीवाश्म ईंधन लकड़ी भी हो सकता है, वो भी जीवाश्म ईंधन है भाई।
वो भी एक तरफ से एक समय में उसमें जीव था, उसको जलाओगे और कब जला रहे हो भैया? तो जब तुम जला रहे हो वहां पर ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में है, यानी वायु अपर्याप्त मात्रा में है, तो वो साइलेंट किलर बनाएगा। साइलेंट किलर किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो तुम्हारे ब्लड के साथ बहुत जल्दी सहयोग करेगा और ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता खत्म कर देगा, जिससे तुमको सफोकेशन होने लगेगा, दम घुटनी गैस कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? दम घुटनी गैस कहा जाता है। और इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जैसे बंद हुए घर में अंगूठी जलाते हो तो क्या होता है? ये से मरने का ज्यादा उम्मीद रहता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? सो डीपीटी जो वैक्सीन है इसका प्रयोग किसकी बीमारी के लिए किया जाता है ये बताना है। चलो लगाओ। पढ़ते पढ़ते सब्जी भी बना रही है रे। अरे डेली 75 क्वेश्चन बनाएंगे, पढ़ते पढ़ते सब्जी भी बना लो, पढ़ते पढ़ते भिंडी भी छौंक लो। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है किस बीमारी को लिए? तो डीपीटी 3 बीमारी को लिए। जन्मजात बच्चों को दिया जाता है, 5 साल से कम तक दिया जा सकता है, 6 साल के कम तक दिया जा सकता है, 6 साल से अधिक के ऊपर को नहीं दिया जाता है। जन्म से लेके 6 साल तक दिया जा सकता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, ये तीनों है। डिप्थीरिया, डीपीटी डिप्थीरिया, ओटोसिस, काली खांसी और टेटनस यानी धनुष-कंटार रोग। ठीक, ये तीनों बैक्टीरिया जो बीमारी है और इसको खत्म करने के लिए देखोगे डीपीटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। हाँ, पटोसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, पटोटिस, टेटनस, डीपीटी इसका फुल फॉर्म होगा। और चलो बच्चों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन जीव भार बायोमास ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? ये बताओ कौन से बायोमास ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। कहा भैया नाभिकीय ऊर्जा में बायोमास कहां से आएगा? यानी कि ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, तुलसी के पौधे के औषधीय महत्व को निम्नांकित उपस्थित कारण बताइए। तुलसी में क्या होता है भाई? औषधीय महत्व होता है। यह बहुत से रोगों को खत्म कर देता है, ठीक कर देता है। किससे? इसमें फिनोल पाया जाता है और फ्लेवेनाइड पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। फ्लेवेनाइड और फिलोन पाया जाता है क्या भैया? तुलसी में। और तुलसी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या होता है? ओसिमम कैक्सेक्टम। ओसिमम कैक्सेक्टम जो हो जाता है तुलसी का आपको नाम है। ठीक, इसके महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं। चलो आगे ये क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 66, बोलो। चलो, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन को भंडारित करता है? कौन सा अंग जो है वसा में घुलनशील विटामिन को, वसा में घुलनशील विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन हो सकता है? के हो सकता है, प्लस कौन हो सकता है? डी हो सकता है, यानी डी, बड़का डी। डी हो सकता है, के हो सकता है, प्लस ई हो सकता है, प्लस एक और कौन हो सकता है? ए हो सकता है। यानी ये वसा में घुलनशील विटामिन को क्या करता है? आपको भंडारित करता है। ये कौन करता है भैया? कहाँ करता है बताओ? आंसर लगाओ, आंसर लगाइए इसमें। क्या दिक्कत है? हलवा हलवा क्वेश्चन, यकृत। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देख लो, क्वेश्चन नंबर 67, 20 मीटर की ऊंचाई तक 10 किलो की एक वस्तु ले जाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। जब जी बराबर दे रहा है, पृथ्वी का गुरुत्व जो दे रहा है, ये दे रहा है आपको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है? देखो इससे बनाओ, सब लोग बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ। ठीक, अब 20 मीटर दे दिया, हाइट दे दिया 20 मीटर, यानी यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको यहाँ पर ले जाना है। 20 मीटर की ऊंचाई तक 10 किलो की कोई वस्तु है, यानी मास यहाँ पर क्या दे रहा है? मास दे रहा है 10 केजी। ठीक, तो यहाँ पर क्या दे रहा है? वस्तु एच दे रहा है। एच कितना दे दिया? एच दे दिया 20 मीटर। ऊंचाई तक ले जाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। चलो आंसर तुम लोग लगा लो, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका। चलो आंसर पहले तुम लोग लगाओ। ठीक, आंसर सभी लोग लगाओ इसका, सभी लोग लगाओ आंसर इसका। हम इंक्वायरी करने आए थे। अच्छे वही है। चलो ठीक है, तो लगाओ। अभी इंक्वायरी क्लास करा रहे हैं, तो अभी इंक्वायरी करने से क्या फायदा? चलो, बहुत लोग सही लगा रहे हैं, बहुत लोग गलत लगा रहे हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ से देखो, हम लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ कोई भी चीज ले जाएंगे तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी ये क्या लग रहा है? एमजीएच लग रहा है, एमजीएच। अरे भैया कार्य न होता है ऊर्जा, वो भी सी बात है। एम क्या हो जाएगा यहाँ पर? एम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 हो जाएगा।
जी कितना दिया हुआ है? 9.8 दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है भाई? हाँ, फिर 20 मीटर दिया है, 20 यहाँ पर गुणा कर लो। एक पॉइंट से यहाँ से एक पॉइंट गया, ये क्या हो जाएगा? 98 दूनी के क्या हो जाता है? 196, और एगो जीरो बैठ जाएगा, जीरो। अब ये 1960 आएगा। हम ले कहां पर जा रहे हैं? ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं वस्तु। यानी कि आप लोग को ये बात पता होगा कि कार्य जो होते हैं 3 तरीका का होता है। सब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो कार्य जीरो हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। या दूरी जो होता है जीरो हो जाता है, कोई दूरी ले नहीं गए तो जीरो हो जाता है। जो पॉजिटिव होता है वो आपको बल लगता है, और उसी में आपको, उसी दिशा में आपको जो डिस्प्लेसमेंट या दूरी आपको तय करते हैं उसके लिए पॉजिटिव होता है। दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन बल हम कहां लगा रहे हैं? पृथ्वी के, देखो पृथ्वी ये हो गया, इसका कुछ गुरुत्व बल होता है। अब हम कहां ले जा रहे हैं? पृथ्वी के गुरुत्व बल के अपोजिट ले जा रहे हैं। यानी बल लग रहा है नीचे, लेकिन ले जा रहे हैं हम कहां? ऊपर। तो भी इस बात है, निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 1960 जूल हो जाएगा। माइनस 1960 जूल हो जाएगा, ठीक, इसे याद रखिए। चलो आगे चलते हैं। जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल इज यूनिट ऑफ वर्क डन। सभी यहां पर मैं लिख दिया हूं। पॉजिटिव कार्य क्या होता है, नेगेटिव कार्य क्या होता है, जीरो कार्य किसे कहते हैं, सभी ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 78, 58, 68 देखो, 68। निम्नलिखित में से कौन से अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को, हम लोग देखोगे जितने भी हरे पौधे होते हैं ये 2 से 3% ही, देखोगे 2 से 3% ही सौर ऊर्जा का प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन 8% से भी अधिक का उपयोग कर पाते हैं। ये एक प्रकार का सवाल है जिसे क्लोरेला कहा जाता है, ठीक, नील हरित सवाल है क्लोरेला, और ये आपको 8% से अधिक का इस्तेमाल कर जाता है सौर ऊर्जा का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69। सवाल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आते हैं? सवाल जो होते हैं खुद से खाना बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि तो ये किस स्तर में आएंगे? ये उत्पादक के स्तर में आएंगे, वो सी बात है, ये किसी पर आधारित नहीं होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्पादक आएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इंसुलिन के निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन की खोज बेरिंग बिस्ट ने किया था। देखो ब्लड में क्या होता है? ब्लड में आयरन होता है, यानी एफी होता है ब्लड में, ठीक। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में देखोगे क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, एमजी होता है। इंसुलिन में क्या होता है? इंसुलिन में देखोगे क्या होता है आपको? इंसुलिन में जिंक होता है, जस्ता होता है, ये सब होता है। और चलो तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जस्ता होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंसुलिन जो होता है इसमें जस्ता होता है। और इंसुलिन कहां से निकलता है? तो अग्नाशय के आपको लेंगरहेंस के बीटा सेल द्वारा ये चीज निकलता है, इंसुलिन। और इसकी कमी से क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है शरीर में, और आपको क्या हो जाता है? आपको बीमारी हो जाता है, जिससे हम लोग चिनिया बीमारी करते हैं। अब देखो बेंटिन एंड बिस्ट ने आपको खोज किया था इंसुलिन का, ठीक। स्तंभ में दिए गए हैं, 2 स्तंभ दिया गया है, इसको मिलान करना है। मेढक, मेढक किससे आपको शोषण करता है? मेढक अपने फेफड़े तथा त्वचा से करता है। पतिया किससे? अपना रंध्र से शोषण करती है। केचुआ जो होता है त्वचा से करता है। केचुआ को फॉर्मर फ्रेंड भी कहा जाता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले का आंसर तीसरा हो जाएगा। पहले का आंसर तीसरा तो सभी में। दूसरे के आंसर दूसरा हो जाएगा। दूसरे के आंसर दूसरा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक चीज है। कोलेस्ट्रॉल की शरीर में अगर कमी भी हो जाती है तब पर भी बहुत से रोग हो सकता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा मात्रा में हो जाता है, बर्गर सर्गर खाते हो तो वो क्या होता है कि फैटी होता है, और ये एक प्रकार के स्टेरॉइड होता है, एक स्टेरॉइड के रूप में काम करता है। और तुम्हारा क्या होता है? हार्ट वाला बीमारी जो होता है, यानी हार्ट अटैक वाला आने वाला बीमारी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। हाँ। ये सभी जो भी तुम्हारा सोल्यूशन दिखाई दे रहा है ना, ये जब तुम्हारा बुक आएगा तब सभी ये सोल्यूशन तुम लोग को देखने को, झांकने को मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 73 देखो। निम्नलिखित में से कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि खून के थक्के, हड्डी के चपाचेत और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? भाई खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, खून के थक्के में भी मजबूती करता है। ये जो होता है पिलोक्विनिन है, ये विटामिन के का नाम है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको के हो जाएगा, जो कि क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। विटामिन ए होता है, रतौंधी रोग हो जा सकता है इससे। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल है, गाजर में सबसे अधिक मिलता है, ये भी याद रखिए। विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड, और स्कर्वी रोग हो सकता है विटामिन सी की कमी से। हाँ, 74 लगाओ। बीसीजी का टीका किस लिए दिया जाता है? बीसीजी का फुल फॉर्म देखो। बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, और फुल फॉर्म बताना है। टीबी के लिए होता है, ये इस्मा के लिए। तो बीसीजी का टीका इस्मा के लिए होता है, टीबी के लिए। और इसे बताना है क्या होगा? तो बेसिलस क्लेमेटी ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस क्लेमेटी ग्यूरिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। चलो, बेसिलस क्लेमेटी ग्यूरिन जो वैक्सीन है, ये फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी अल्बर्ट कलमेट और कैमिली ग्यूरिन द्वारा खोजा गया था, इसलिए इनका नाम इसका नाम इसी पर रखा गया है, ठीक। 1921 में खोजा गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन लगा लो सभी लोग।
निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? ये बताना है इसमें से संचार वाला रोग कौन सा है जो कि फैलता है? संचारी रोग इनमें से कौन सा है? चलो बताओ। सभी लोग एक बार लाइक कर दो बाबू, नुनुआ, बबुआ, एक बार लाइक कर दो सभी लोग। तो जो वायरस जनित रोग होगा खतरनाक होता है खसरा, आप जानते हैं, ठीक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। खसरा जो हो जाएगा संचारित रोग हो जाएगा, बाकी अस्थमा, मधुमेह, अल्जाइमर ऐसा कुछ नहीं। अल्जाइमर तो आपको बुद्धि खत्म हो जाता है, ये तो कहाँ से फैलेगा? मधुमेह तुम्हारा इंसुलिन के चलते होता है। अस्थमा जो होता है ये आपको जिसे खांसते रहते हो टीबी कहा जाता है, वो भी आपको बैक्टीरिया के कारण होता है। ये भी आपको ऐसे नहीं है कि फैलते रहता है, ठीक? तो ये संचारी रोग नहीं है, ठीक? और ये देखो कि खसरा एक प्रकार का संचारी रोग है। खसरा पूरे शरीर में फैल जाता है, आपको वायरस जनित रोग है, ठीक? तो ये चीज़ आपका खत्म हुआ। 75 में से कितना स्कोर हुआ? चलो बताओ अभी। 75 में से कितना स्कोर किए? चलो बताओ। डेली आपको याद रखना, इसी टाइम में आपको आना होगा।